Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7 and today in this video session we people are covering class 12 की Flamingo book का chapter number 8. The name of the chapter is Going Places and this chapter is written by A.R. Barton. इस स्टोरी में आप ही के जैसे एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाई गई है और उसके दोस्तों और उसकी फैमिली मेंबर्स को भी मेंशन किया गया है। वो भी बहुत सारे सपने देखती है जैसे कि आप लोग देखते हो इस उम्र में, लेकिन ज़रूरी नहीं होता जो सपने हम देखते हैं वो सच ही हो जाए और कई बार हमारी जो रियलिटी होती है वो हमारी फैंटेसी से बहुत डिफरेंट होती है। तो सोफी एक डे ड्रीमर है, उसका सपना है कि वो बहुत पैसे वाली हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, लेकिन रियल में वो एक बिस्किट फैक्ट्री वर्कर है। अचानक से आपको स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा। एक फुटबॉलर को यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसका नाम है डेनी कैसी। वो इमेजिन करती है कि उसको डेनी कैसी ने मिलने के लिए बुलाया हुआ है और ये सीक्रेट वो अपने भाई से शेयर करती है। तो यही पूरी स्टोरी में आपको मेंशन किया गया है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे टीनेज बच्चे जो होते हैं, गर्ल्स बॉयज राइट, उनके बहुत सारे सपने होते हैं लेकिन कई बार उनके सपने सच नहीं हो पाते और एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत सैड हो जाते हैं कि उनके सपने सच नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो डे ड्रीमिंग करते रहते हैं राइट। तो यहाँ पर किसी बच्चे का एक एडमेंट होना, स्टबन होना भी दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड लेट्स सी कि हमारे पास इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने के लिए क्या क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगी विद द राइटर ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर जो राइटर है उनके बारे में मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द नेम ऑफ द राइटर इज ए.आर. बार्टन। ये एक मॉडर्न राइटर है राइट। ही लिव्स इन ज़ुरिच एंड ये इंग्लिश लिखते हैं और इस स्टोरी में गोइंग प्लेसेस में बार्टन एक्सप्लोर करते हैं द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। किस तरीके से टीनेज गर्ल या बॉय बहुत सारे सपने देखते हैं और वो कैसे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनसे मिलने का ख्वाब बनाते हैं और उन्हें वर्शिप करते हैं राइट। सो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। नाउ लिसन, जब सोफी स्कूल से वापस घर आ रही होती है तो वो बोलती है कि जब मैं ये स्कूल छोड़ूंगी ना तो मेरा खुद का एक बुटीक होगा। बुटीक क्या होता है? बुटीक एक ऐसी जगह होती है जहां पर फैशनेबल क्लोथ्स बेचे जाते हैं। Jancy, linking arms with her along the street, looked doubtful. लिंकिंग आर्म्स का मतलब आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो वो लोग हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं राइट। और जब सोफी इस तरह का बोलती है कि मैं एक बुटीक खोलूंगी तो यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड है जानसी, वो बहुत ही हैरान दिखाई देती है। आपको चैप्टर में पता चलेगा आगे कि जानसी कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड है। टेक्स मनी, सोफ, समथिंग लाइक दैट। I'll find it, Sophie said, staring far down the street. Take you a long time to save that much. Well, I'll be a manager then. Yes, of course. To begin with, till I have got enough, but anyway, I know just how it's all going to look. So, आपको यहाँ पर कॉन्वर्जेशन से समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम एक बुटीक खोलोगे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं उसमें, बहुत कुछ। यू या तो आप बहुत पॉपुलर हो, आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा हो, या फिर आपने इतने सारे पैसे कमाए हो, या तो फिर आपने कुछ नाम कमाया हो, तब जा करके आप एक अच्छा बुटीक खोल सकते हो। तो यहाँ पर सोफी कहती है मैं देख लूंगी। और जब वो ये बोलती है तो वो बहुत दूर स्ट्रीट में देख रही होती है। स्ट्रीट रेफर्स टू गली। तो जब सोफी जानसी से बोलती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कमा लूंगी पैसे, तो जानसी फिर उसको देखती है और बोलती है कि इसको कमाने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा क्योंकि बुटीक खोलना इज नॉट एन इजी टास्क। तो जब जानसी ये बोलती है तो सोफी कहती है ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगी। हाँ, शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और जब मेरे पास हो जाएगा अच्छा खासा तो फिर मैं बुटीक खोल लूंगी। तो टिल आई हैव गॉट इनफ, बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। वो बस इतना बोलती है कि कोई नहीं, मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे किस तरह से, हाँ, और कैसे भी करके बुटीक खोलूंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि आई विल डेफिनेटली हैव माय ओन बुटीक राइट। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत होती है तो टीनेज गर्ल से, जहाँ पर आपको एक लड़की दिखाई गई है सोफी जो कि डे ड्रीमर है, और जानसी जो थोड़ी सी रियलिस्टिक दिखाई दी है। सोफी आपको एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में दिखाई देगी
है ना, जबकि जानसी उसे टोटली ऑपोजिट आपको दिखाई दे रही है। और सोफी इमेजिन करती है कि उसका एक दिन बुटीक होगा। जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है, वो बोलती है कि जब मैं स्कूल खत्म कर लूंगी अपना, तो मेरा एक खुद का बुटीक होगा, राइट। जानसी को लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, इसके लिए या तो आपने इतना कमा रखा हो, इतनी पहचान बना रखी हो, या फिर इतना पैसा कमा रखा हो, राइट। और जब वो उसको ये चीज बोलती है अमेज जो करके, तो सोफी कहती है कोई बात नहीं, पैसा कमा लिया जाएगा। तो सोफी जब ये बोलती है पैसा कमा लिया जाएगा, तो भी जानसी बोलती है कि लेकिन कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो उसको दूसरा ऑप्शन बताती है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, हालांकि मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। तो शी इज रेडी टू मेक अ वे, और किसी तरीके से वो बुटीक समहाउ खोलेगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ, I will be like Mary Quant, Sophie said. I'll be a natural. तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जानसी उसे बताती है कि इतना इजी नहीं होता, कोई तुम्हें यूं ही मैनेजर नहीं बना लेगा सॉफ। तो फिर से यहाँ पर सोफी का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है ना। और रिप्लाई क्या आ रहा है, वो बोल रही है ठीक है, तो हम अपना प्लान चेंज कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे फैशन आइकन बनने का, वो एक नेचुरल प्लान होगा। They'll see it from the start. I'll have the most amazing shop the city's ever seen. वो कहती है लेट्स सी, बाद में देखा जाएगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन मेरा इस जगह पर सबसे शानदार शॉप होगा, तुम देखना। Jancy, knowing that they were both earmarked for biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. When they reached Sophie's street, Jancy said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible." Earmarked का मतलब होता है reserved, set aside. Melancholy का मतलब होता है sad. जानसी को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि वो लोग एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, और एक गरीब फैमिली में पलना और बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, कितनी दुख की बात होती है, क्योंकि वो बच्चे अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जानसी का जो थॉट प्रोसेस है वो कितना क्लियर और सॉर्टेड है। उसको पता है कि वो जिस जगह से जन्मी है और वो जो बनना चाहती है वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जितना कहना आसान है उतना ही करना मुश्किल, राइट। और वो ये सोचती है कि सोफी काश ऐसी चीजें ना कहती, ठीक है। और जब वो सोफी के स्ट्रीट पे पहुंच जाते हैं, तो जानसी कहती है खाली लगभग 1 मंथ बचा हुआ है सॉफ, तुम्हें थोड़ी सेंसिबल बातें करनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन से ये भी पता चल जाएगा कि जानसी को सोफी की बातें बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लगती हैं। जनरली ऐसा होता है हमारे फ्रेंड ग्रुप में, एक फ्रेंड बहुत सीरियस होता है और एक फ्रेंड बहुत फनी होता है, एक फ्रेंड बहुत इमेजिनेटिव होता है, एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ओवर डे ड्रीमर दिखाया गया और दूसरा रियल वर्ल्ड में दिखाया गया। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। और एन एक्ट्रेस, now there is real money in that, yes, and I could maybe have the boutique on the side. Actresses don't work full time, do they? Anyway, that or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated. तो यहाँ पर फिर से आप देखोगे बिस्किट फैक्ट्री वाले अच्छा पे नहीं करते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है ना। और बहुत चीजें समझने वाली हैं यहाँ पर जो आपको मेंशन करी गई हैं, राइट। तो अब आप देखो आगे इन लोग की कॉन्वर्सेशन कैसे चल रही है, क्योंकि जानसी एक रियलिस्टिक पर्सन है, तो उसे रियलिटी का बहुत अच्छे से पता है। उनको पता है कि वो एक बिस्किट फैक्ट्री वर्कर है, और जब वो सोफी के थॉट सुनती है तो वो उसको बोलती है कितने दुख की बात है, तुम ऐसी बातें बोल रही हो, तुम ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें सेंसिबल होना चाहिए, राइट। क्योंकि रियलिटी ऑफ लाइफ यही है कि हम बिस्किट फैक्ट्री वर्कर्स हैं। तो फिर वो उनको ये भी बताती है कि देखो ना, हम लोग को इतना पैसा नहीं मिलता है ना, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं बिस्किट फैक्ट्री में। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तुम अपने डैड से कहोगी कि मुझे ये करना है, तो तुम्हारे डैड इस चीज को कभी अलाउ नहीं करेंगे, राइट। जबकि सोफी के स्टेटमेंट्स आप देखो, और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट, यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम। अब यहाँ पर सोफी के सपने चल रहे हैं, सोफी के सपने कंटिन्यू होते चले जाते हैं। सोफी का कहना है कोई बात नहीं, मैं एक्ट्रेसेस बन जाऊंगी, मतलब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी,
ठीक है ना। और एक्ट्रेस तो पूरे टाइम काम करती नहीं है, तो साइड वाइज मैं अपना बुटीक भी ओपन कर लूँगी, राइट। और देखो ना कितना सोफिस्टिकेटेड वर्क है ये, कितना अच्छा काम है ये। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है वर्ल्डली, कॉस्मोपॉलिटन, जिससे आपकी थोड़ी सी वैल्यू लगे। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक ऐसा शॉकिंग सा रिएक्शन दिखाने के लिए राइटर ने इस तरह से लिखा हुआ है, लुक एट दिस। वो स्ट्रीट की तरफ चली जाती है, दरवाजा खुलता है, वो अंदर होती है, ठीक है ना, और जैंसी बाहर ही खड़ी रहती है बारिश में। इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। कभी भी मेरे पास पैसा आया तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। इफ यू एवर कम इनटू मनी, इफ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। थैंक यू वेरी मच। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब सोफी ये बोलती है कि मेरे पास कभी भी जब भी पैसा आया मैं बुटीक तो खोलूंगी, राइट। तो यहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और रिवॉर्ड क्या देखने के लिए मिल रहा है जैंसी का, कि ठीक है अगर तुम्हें कभी भी ऐसा मौका लगे कि तुम बुटीक खोलने वाले हो, तुम्हारे पास पैसा आए, तो पैसा आने के बाद तुम हम लोग के लिए एक ढंग का घर खरीद लेना, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारी फैमिली के पास रहने के लिए ढंग का घर नहीं है, ठीक है। तो सोफी अपने कॉन्टिन्यूसली जो भी उसके मन में बकवास चल रही है, जो भी डे ड्रीमिंग चल रही है, वो कॉन्टिन्यूसली डे ड्रीमिंग कर रही है अपनी। लेकिन जो रियलिस्टिक पर्सनैलिटी है जैंसी, वो उसको टीज करती है ये बोल करके कि देखो अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आए ना तो तुम एक ढंग का घर खरीद लेना, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किसी तरह का कोई टीज है जो चल रहा है। अब ये या तो जैंसी कर रही है या तो फिर उसके घर का कोई बंदा कर रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये सोफी खुद कर रही है। सोफी खुद नहीं कर रही, बल्कि सोफी को कोई टीज कर रहा है कि ऐसे तो तेरे सपने चलते ही रहेंगे, तू कुछ अगर कर सकती है ना तो ये कर लियो, ये ज्यादा जरूरी है ना। डिसेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज प्रॉपर टू लिव इन। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweet, marked from the day. Scooping का मतलब होता है eating, grimy का मतलब होता है dirty, ठीक है ना। तो सोफी के पापा के बारे में अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन कैसी है, राइट। तो सोफी के पापा कुछ खा रहे हैं, शायद शेफर्ड्स पाई खा रहे हैं, ठीक है ना। और उनका जो फेस है वो बहुत ही गंदा हो रखा है, बहुत पसीना आ रखा है, धूल चिपकी हुई है, राइट। वो मेंशन किया गया है, शायद दिन भर बहुत उन्होंने काम किया होगा इसलिए। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डैड, सेड लिटिल डेरिक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। द मदर्स साइड, साइड का मतलब होता है ब्रीथ आउट। तो जब जैंसी सोफी कॉन्वर्जेशन करते हुए अंदर आ रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, सोफी के डे ड्रीमिंग के बारे में हर कोई जानता है, तो अंदर से उसको घर से टीज मिलती रहती है। तो उसके पापा खाना खा रहे होते हैं, है ना, शेफर्ड पाई खा रहे होते हैं, तो ऐसे करके जो भाई होता है उसको चेयर पे ऐसे खड़ा हुआ होता है और वो एक स्टेटमेंट देता है, जैसे हम लोग के घर में स्टेटमेंट आते हैं। सोफी को लगता है जिससे पैसे पेड़ पर उगते हो। नहीं डैड, ये कौन कह रहा है, डेरिक, हिज ब्रदर, ठीक है ना। तो उसका जो यंगर ब्रदर है डेरिक, वो अपने पापा को बोलता है कि सोफी का ये मानना है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, इसीलिए उसको लगता है कि वो बुटीक खोल लेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी यही फील होता है कि जो सोफी बोल रही है वो रियलिस्टिक नहीं है। और जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो उसी टाइम पर उसकी जो मम्मी होती है ऐसे करके साय करती हैं, सांस लेती हैं, ब्रीथ आउट करती हैं। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings, right। तो incongruity का मतलब होता है inappropriate, crooked का मतलब होता है bent, ठीक है। अब सोफी देख रही होती है बहुत ध्यान से। इफ यू नोटिस, सोफी हर एक चीज को बहुत ही नोटिस कर रही है। स्पेशली यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, सोफी की मदर के बारे में। तो सोफी नोटिस करती है कि उसकी मम्मी किचन में काम कर रही है ना। और उसकी जो मम्मी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, उनके जो कंधे हैं वो आगे की तरफ झुके हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने एप्रन बांधा हुआ है उनकी गले से लेकर के बैक तक में, ठीक है ना। और वो राइट शेप में नहीं है, प्रॉपर शेप में नहीं है, ठीक है ना।
ओके, सो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. The delicate seeming bow and the crooked back, the evening had already blacked in the windows, and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. तो एक तरीके से राइटर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोफी है उसके घर के हालात कैसे हैं. ठीक है, तो सोफी के घर के हालात कैसे हैं, उसकी मम्मी किचन में काम कर रही हैं, थोड़ा सा झुकी हुई हैं, उन्होंने जो एप्रन पहना हुआ है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है. ठीक है ना, और वो ऐसी इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, और अब रात भी हो रही है. ठीक है ना, और घर में पूरा धुआं भरा हुआ है, और साथ ही साथ में किचन भी बहुत गंदा हो रखा है विद ऑल द लेटर्स, और सोफी अनकंफर्टेबल फील करती है. इस वजह से यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो चली जाती है. ठीक है ना, क्लटर्ड का मतलब होता है गंदा, इधर उधर सब फैला हुआ. आपने देखा होगा घर में जब खाना वाना बनाते हैं तो सब कुछ इधर उधर फैल जाता है. आलू छील रहे हो तो कचरा इधर उधर डाल देते हो, बर्तन इधर उधर पड़े हो जाते हैं. तो वही लिखा हुआ है. सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, मतलब थोड़ी सी उसको अनकंफर्टेबल फील होता है कि हमारा घर कितना गंदा है, लाइक दैट. फाइन, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ. तो वो जॉफ के पास चली जाती है, अपने भाई के पास. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. नीलिंग का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन में बैठे हुए हो जहां पर आपके जो घुटने हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं. मतलब आप अपनी जमीन पे पैर ऐसे घुटने रख करके पूरे बैठे हुए हो. तो बाइक को सेट वेट कर रहा होगा तभी. टिंकरिंग का मतलब होता है रिपेयरिंग, राइट. तो जब वो अपने भाई के रूम में पहुंचती है तो वो देखती हुई है कि उसका जो भाई है वो जमीन के ऊपर घुटने के बल बैठा हुआ है ना. वो रिपेयर कर रहा है एक पार्ट अपनी मोटरसाइकिल का. ठीक है, और कुछ न्यूज़पेपर कहाँ पड़े हुए हैं, कारपेट के ऊपर. ही वाज 3 years आउट ऑफ स्कूल, एन अप्रेंटिस मैकेनिक traveling to his work each day, too far side of the city. He was almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर, सस्पेक्टेड का मतलब होता है गेस और थिंक. तो आपको ये भी पता चलेगा. अब ऑब्वियस चीज है जॉफ, है ना, जॉफ बड़ा भाई है उसका. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि वो एक ट्रेनी है, मतलब वो मैकेनिक सीख रहा है, मैकेनिक बनना, राइट. और उसको अपना स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं, और उसको लंबी लंबी डिस्टेंसेस पे जाना पड़ता है काम की तलाश में. और सोफ़ी को थोड़ा सा डाउट है अपने भाई के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है. इसी वजह से वो हमेशा इमेजिन करती रहती है कि उसके भाई की लाइफ में क्या चल रहा है. अब डे ड्रीमर्स जनरली ऐसे ही होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि उनकी ज़िंदगी कैसी है. अपने बारे में तो सपने देखते ही देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको भी इमेजिन करते हैं. He said little at all, ever voluntarily. Words had to be prized out of him like stone out of the ground. And she was jealous of his silence. When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere, out there in the world, in those places she had never been. Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country, who knew? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. राइट. तो अब आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, क्योंकि उसका भाई ज़्यादा बोलता नहीं है तो थोड़ी सी डाउटफुल है कि पता नहीं मेरे भाई की लाइफ में क्या चलता रहता है, उसकी लाइफ कितनी अमेजिंग होगी, है ना. तो वो इमेजिन करते रहती है कि उसकी भाई की ज़िंदगी कैसी चल रही होगी. हालांकि वो थोड़ा सा जेलस भी करती है उसकी साइलेंस से, उसको पसंद नहीं है उसकी साइलेंस. पसंद नहीं है या पसंद है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा, लेकिन समहाउ उसको थोड़ा सा जलन है ना. तो जब वो जलती है क्योंकि वो जानना चाहती है उन जगहों के बारे में जहाँ पर उसका भाई विजिट करता है. उसका ये सोचना है कि वो बहुत दूर दूर की कुछ प्लेसेस है, या फिर हो सकता है सिटी की कुछ प्लेसेस हो, या फिर हो सकता है कंट्री साइड हो. इस तरह के थॉट्स उसके दिमाग में अक्सर आते रहते हैं कि पता नहीं वो कितनी दूर दूर जाता होगा घूमने के लिए जहाँ पर वो जा नहीं पाती है, और शायद वो उन जगहों पर भी जाता है जो कि उसके थॉट के रीच से बाहर है. राइट. आउटलाइन का मतलब ये होता है डिस्टेंस प्लेस, और फैसिनेशन का मतलब होता है कैप्टिवेशन. तो ये सब थॉट्स किसके दिमाग में चल रहे हैं, सोफी के दिमाग में, कि मेरा भाई तो बड़े मजे करता है.
Perhaps there were also people exotic, interesting, people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. She longed to know them. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection, and that someday he might take her with him, though their father forbade it, and Joff had never expressed an opinion. She knew he thought her too young. तो सोफी इमेजिन कर रही है अपने ब्रदर की पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है? वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये तो कभी भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताता, राइट? लेकिन मुझे पक्का पता है कि ये कुछ फॉरेन लोगों को भी जानता होगा। शायद देयर वर आल्सो पीपल, कुछ ऐसे लोग हों जिनको वो जानता हो, एक्सोटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ whom he never spoke, कुछ बहुत विचित्र लोग है ना जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता, ऐसे वो बोल रही है। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली। उसकी इमेजिनेशन देखो कैसे चल रही है, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है, तो ये हो सकता है तो वो हो सकता है, राइट? तो वही बोल रही है, कह रही है हो सकता है कि वो नॉन नेटिव पीपल हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जिनसे वो बात करता हो, है ना? हालांकि वो ये भी जानती है कि उसका जो भाई है वो ज्यादा दोस्त बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसका नेचर ही है, बहुत साइलेंट रहता है वो। स्टिल उसको ऐसा फील होता है कि पॉसिबल हो सकता है कि कुछ उसके फ्रेंड्स हों बहुत स्पेशल, जिनसे वो अपनी बातें शेयर करता हो, है ना? तो कभी कभी वो विश करती है कि वो अपने भाई के काफी क्लोज चली जाए, है ना, ताकि वो उसे अपने साथ बाहर लेकर के जाए। ठीक है, समझ में आ गया इतना सभी लोगों को? हालांकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसके जो पापा हैं वो कभी उसे अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपने भाई के साथ बाहर जाए। तो इमेजिनेशन उसकी इस लेवल पर है ना? परहैप्स का मतलब होता है मे बी, एक्सोटिक का मतलब फॉरेन और नॉन नेटिव, स्ट्रेंज बोल सकते हो, लॉन्ग का मतलब विश्ड, अफेक्शंस का मतलब फॉन्डनेस, लव, और फोरबेड का मतलब है बैन या प्रोहिबिट करना। तो सोफी सोचती रहती है और उसके इमेजिनेशन में ये भी चलता रहता है जब उसका भाई बाहर जाता है तो मुझे भी वो बाहर लेकर के जाए। एंड शी वाज इम्पेशेंट, और सबसे बड़ी बात ये कि वो बेसब्र टाइप की है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील as at home there as in the city which had always been her home. It expectantly waited her arrival. She saw herself riding there behind Joff. He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. There was the sound of applause as the world rose to greet him. है ना? अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है उसके अंदर ना सब्र का जो एक बांध होता है वो टूटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है उसकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, उसकी इमेजिनेशंस बढ़ रही हैं, है ना? और वो बाहर जाना चाहती है, बाहर की दुनिया देखना चाहती है ना? उसका ऐसा मानना है कि वो बहुत कंफर्टेबल है वहां, जैसे वो अपनी कंट्री में अपने सिटी में कंफर्टेबल है वैसे वो कहीं पर भी जाएगी तो वो कंफर्टेबल होगी। इसलिए वो इमेजिन करती है कि वो एक राइड पर बैठी हुई है जॉफ के साथ, है ना? उसने एक शाइनी ब्लैक जैकेट पहनी हुई है जॉफ ने, और उसने एक येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है ना? उस पर उसने एक स्टोल ओढ़ा हुआ है जो कि उसके पीछे से उड़ रहा है ना? और जैसे जैसे वो राइड करेंगे वैसे वैसे वो स्टोल और उड़ेगा। फिर वो सोचती है कुछ लोगों के बारे में जो कि खड़े हुए हैं, वेलकम कर रहे हैं उसको क्लैप करके, है ना? जब वो रोड करके उसके ब्रदर के साथ आ रही है तो अब इमेजिनेशन का लेवल देख रहे हो कि अपने भाई के साथ भी वो इमेजिन कर रही है दैट शी इज जस्ट लाइक अ क्वीन और अ प्रिंसेस। नाउ he sat frowning at the oily component he cradled in his hand as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. I met Denny Casey, Sophie said. He looked around abruptly. Where? In the arcade, funnily enough. It's never true. I did too. You told Dad. Frowning का मतलब होता है गुस्सा करना या चिड़चिड़ा जाना। जब आप बहुत जोर से चिड़चिड़ा जाते हो ना किसी बात पे तो आप यहाँ पर वर्ड यूज करते हो फ्राउनिंग। कॉम्पोनेंट का मतलब होता है पार्ट या पीस, क्रैडल्ड का मतलब होता है होल्ड करना, और एब्रप्टली का मतलब होता है सडनली। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा उसका जो भाई है वो बहुत ही चिड़चिड़ाया हुआ सा दिख रहा है। किस चीज के ऊपर? वो मोटरसाइकिल का जो ऑयली पार्ट है ना उसके ऊपर, जो कि वो हैंडल कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ चीजों को लेकर के बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
वो कोशिश कर रहा है कि वो काम करे, लेकिन जितनी बार भी वो कोशिश कर रहा है वो काम करे, राइट, वो काम नहीं कर रहा, उसका काम बर्बाद हो रहा है। तो जॉब जो भी काम कर रहा है उसमें वो असफल हो रहा है। सोफी बोलती है जॉब से कि उसकी मुलाकात डेनी केसी से हुई है। अब डेनी केसी कौन है? डेनी केसी एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है, राइट। उसका ब्रदर, उसका जो भाई है, वो अचानक से उसकी तरफ देखता है, ठीक है ना, और उसे बोलता है कहाँ मिली तुम उससे? वो कहती है शी वॉज इन अ गैलरी व्हेन शी सॉ हिम। अभी आपको पता चलेगा आगे। तो ये देख रहे हो ना, आई मेट डेनी केसी, सोफी सेड। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली, वेयर? ये सुना नहीं है, मैं डेनी केसी से, मैं शाहरुख खान से मिला, कहाँ, ऐसे करके, इट वाज लाइक दैट। तो इन द आर्केड, वो उसको बताती है कि आर्केड में मैं उससे मिली हूँ, है ना। और आर्केड का मतलब क्या? काइंड ऑफ अ गैलरी। फनीली इनफ हंसते हुए बोलती है, मतलब थोड़ा सा फनी अंदाज में बोलती है, इट्स नेवर ट्रू, आई डिड टू, यू टोल्ड दैट। She shook her head, chastened at his unawareness that he was always the first to share her secret. Right? अब क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज्यादा हैरान है और वो उससे पूछ रहा है कि तुम उससे कहाँ मिली हो, तो वो उसको बताती है कि वो गैलरी, शी वॉज इन अ गैलरी व्हेन शी सॉ हिम। वो गैलरी में थी जब डेनी केसी ने उसको देखा था। और ये उसको बिलीव नहीं होता, उसके भाई को, है ना। और वो उससे पूछता है क्या तुमने ये पापा को बताया है? लेकिन वो अपने ब्रदर के इस क्वेश्चन को अप्रूवल नहीं देती है, राइट। क्योंकि वो चाहती है कि जो कुछ भी वो उसको बता रही है वो एक सीक्रेट है, और ये सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। I don't believe it that I was looking at the clothes in Roy's window when someone came and stood beside me, and I looked around, and who should it be but Denny Casey. All right, what does he look like? Oh, come on. You know what he looks like. Close to, I mean. Well, he has green eyes, gentle eyes, and he is not so tall as you would think. She wondered if she should say about his teeth, but decided against it. तो वो उसको बता रही है कि किस तरीके का डेनी कैसी दिखता है, क्योंकि उसका भाई उससे पूछ रहा है। तो वो बताना शुरू करती है कि देखो मैं तुम्हें सीक्रेट बता रही हूँ, ये सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू करती है। वो कहती है कि मैं रॉयस बुटीक पर थी और मैं कुछ ड्रेसेस देख रही थी, जब कोई मेरे पास आकर के खड़ा हो गया मेरे जस्ट पीछे, और फिर जब वो मुड़ी तो उसने देखा कि कौन था, डेनी कैसी था, राइट। और उसके भाई ने बोला अच्छा कैसा दिखता है वो? तो वो उसको बोलती है, ये भी कोई कहने वाली बात है कि डेनी कैसी कैसा दिखता है? तो उसको बताती है कि उसकी आंखें जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं, उसकी आईज बहुत जेंटल हैं, लेकिन वो इतना लंबा नहीं है जितना आप सोचते हो, है ना, कि वो इतना लंबा होगा। वो बहुत हैरान थी इस चीज को लेकर के कि वो उसके टीथ के बारे में बताए उसको या नहीं बताए, लेकिन फिर वो नहीं बताती है उसको। Their father had wished when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa, and sat down with a grunt. Sophie met Denny Casey, Job said. Sophie wriggled where she was sitting at the table. Her father turned his head on his thick neck to look at her. His expression was one of disdain. It's true, Job said. Grunt का मतलब होता है धीमी रफ नॉइज निकालना। रिगल्ड का मतलब होता है ट्विस्ट करना। डिसडेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, राइट। ओके। तो जब उसके ब्रदर की और उसके सिस्टर की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, उतनी देर में पापा एंटर कर जाते हैं। द फादर हैड washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. तो आपको पता चलेगा कि यही इस दौरान उसके पापा एंटर कर जाते हैं।
ठीक है। जब वो उसको ये बता रही होती है अरे वो बहुत साफ सुथरा दिखता है ना, जैसे कि वो बहुत अच्छे से नहा धो करके आया हो और उसके पास से सोप की स्मेल भी आती है ना। ही स्विच्ड ऑन हिज टेलीविजन and sat on his chair after shifting Derek's shoe from his chair to the sofa. तो पापा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो टेलीविजन ऑन करते हैं, ठीक है ना, और अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं डेरेक का शू हल्का सा शिफ्ट करते हुए, जो कि चेयर पे रखा हुआ है, ठीक है, ओके। फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा, तो वो चेयर से सोफे पे बैठ जाते हैं। एंड सैट डाउन विद अ ग्रंट, और एक हल्की सी धीमी सी आवाज करते हुए वो बैठ जाते हैं। तो जब वो बैठ रहे होते हैं तो उसकी जो चेयर होती है जिसपे वो बैठते हैं, जॉफ उन्हें बताता है कि पापा, जो सोफी है ना, उसकी मुलाकात हुई है डैनी केसी से। तो जब वो सुनते हैं ये, ठीक है ना, तो वो सोफी की तरफ मुड़ते हैं, पलटते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं है, उनको पता है लड़की मनगढ़ंत कहानियां बनाती है। और जॉफ क्लैरिफिकेशन देता है कि ये सच है पापा, वो डैनी केसी से मिली है, क्योंकि वो इतना कुछ बता रही है डैनी केसी के बारे में। I once knew a man who had known Tom Finney, his father said reverently to the television. But that was a long time ago. You told us, Job said. Cassie might be that good someday. Better than that even, he's the best. If he keeps his head on his shoulder, if they look after him properly, a lot of distraction for a youngster in the game these days. Distractions का मतलब होता है diversions. ठीक है? अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉब जब उनको बोलता है पापा ये सच है कि इसकी मुलाकात जो है डैनी केसी से हुई है, तो पापा उसे बताते हैं कि एक बार की बात है, मतलब वो जानते हैं एक आदमी को, है ना, जिसकी मुलाकात जो है टॉम फिनी से हुई है बहुत पहले, है ना। टॉम फिनी एक बहुत ही लेजेंडरी फुटबॉलर था, जैसे कि डैनी केसी है, और वो उसका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लेते हैं। जॉफ अग्री कर जाता है, क्योंकि उसके जो पापा हैं उसने उसको पहले भी ये बताया हुआ है, राइट। तो देखो यहाँ पे कैसी माइट बी दैट गुड समडे, ये स्टेटमेंट देख रहे हो। तो अब वो लोग फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। पापा कहते हैं कि वो सोचते हैं कि एक दिन कैसी भी उतना ही अच्छा हो जाएगा जितना कि फिनी है। और जॉफ और सोफी में से कोई रिप्लाई करता है कि कैसी बेटर है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। एज यू कैन सी, कैसी माइट बी दैट गुड समडे, ये पापा कह रहे हैं कि हो सकता है कि कैसी भी एक दिन अच्छा हो जाए उसकी तरह। किसकी तरह? आपको पता है ना किसके बारे में बात हो रही है? फिनी के बारे में, पापा के टाइम के प्लेयर के बारे में। बेटर देन दैट इवन, हो सकता है उससे भी अच्छा हो जाए। तो ही इज द बेस्ट इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपर्ली, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर अ youngsters in the game these days. तो पापा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो वो बहुत ये लोग पापा मतलब पापा से लड़ते हैं डैनी केसी की तरफ से कि नहीं नहीं वो तो बेस्ट है, राइट। लेकिन उनके पापा इस चीज से अग्री नहीं करते। वो टैलेंटेड है, उनका मानना ये है, लेकिन वो कहते हैं कि वो बहुत यंग है और वहाँ जब ये खेलने के लिए बैठता है तो बहुत सारे डाइवर्जन्स होते हैं यंग फुटबॉलर्स के लिए, और उनके हिसाब से उसको बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर वो मेहनत करेगा तो शायद वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बन करके बाहर निकलेगा। He'll be all right. He's with the best team in the country. He's very young yet. He's older than I am. Too young really for the first team. You can't argue with that sort of ability. He's going to buy a shop, Sophie said from the table. Her father grimaced. Grimace का मतलब होता है angry. Where would you hear that? He told me so. He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. This another of your wild stories. तो पापा को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये लड़की ना बहुत सारी कहानियां बनाती रहती है ना। तो पापा इस बात से अग्री नहीं है। उन्होंने बोला कि वो अभी यंग है और उसके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, तो वो उतना अच्छा खेल नहीं पाता है और मेरे हिसाब से उसे और अच्छा खेलना चाहिए, राइट। जॉफ इस बात से अग्री नहीं करता है और वो कहता है कि हाँ वो अपनी टीम में तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट।
इसी दौरान सोफी बोलती है कि हाँ, और आपको पता है कैसी एक नई शॉप भी खरीदने वाला है। उसके पापा सोफी की तरफ देखते हैं गुस्से में और से बोलते हैं तुम्हें कहाँ से पता चला ये, राइट? क्योंकि उनको शक है कि ये भी इसकी एक बेकार सी इमेजिनेशन ही होगी, ठीक है ना। तो सोफी कहती है कि उसने मुझे खुद बताया ये, राइट? फिर यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ना, he muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. Thus another of your wild stories. Sure. तो उनको लगता है कि इसकी ये एक और कोई मनगढ़ंत कहानी है. She met him in the arcade, Job said, and told him how it had been. One of these days, you are going to talk yourself into a lot of trouble, her father said aggressively. Job knows it's true. Don't you, Job? He don't believe you, though he would like to. Now, listen it carefully because this is something which is really very important, right? उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे पक्का पता है कि तुम्हारी फिर से इमेजिनेशन शुरू हो गई है, और वो चेयर को टर्न कर लेते हैं. उसका भाई बीच में इंटरप्ट करता है, कहता है नहीं 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 पापा, ये उससे मिली है डेनिकेसी से. उसके पापा सोफी को वार्न करते हैं कि इस तरह की चीजें ना तुम्हें गर्क में लेकर के जाएंगी और तुम परेशानी में, ट्रबल में पड़ जाओगी. तो फिर वो कोशिश करती है अपने आप को जस्टिफाई करने की, और वो जस्टिफाई करने के लिए जॉफ को बोलती है, जॉफ तुम्हें पता है ना मैं डेनिकेसी से मिली हूँ और तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना. मतलब वो अपनी बात को सही मनवाने के लिए जॉब से बुलवाती है. हर फादर रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट बिलीव हर ऑल्दो ही वांटेड टू. उसके पापा को बहुत अच्छे से पता है दैट शी इज अ डे ड्रीमर एंड शी ऑलवेज स्पीक्स लाइक दैट. वो हमेशा ऐसे ही बातें करती है. तो उसके पापा जो है वो उस पर भरोसा करना तो चाहते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं. नाउ द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो across her brother's bedroom wall and across the large poster of United First Team Squad and the row of colored photographs beneath, three of them of the young Irish prodigy. Prodigy मतलब young person with exceptional qualities, है ना. कैसी? Now please आप यहाँ पर देखो, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की सिचुएशन आगे देखने के लिए आपको मिल रही है. जॉफ का जो रूम है उसमें बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है, और वो पिक्चर्स फुटबॉलर की हैं. उन्हीं में से एक जो पिक्चर है वो किसकी है? डेनिकेसी की भी है. तो जो टेबल लैम्प है उसमें हल्का फुल्का सा जो ग्लो है वो उसकी दीवारों पर पड़ रहा है, जॉफ के रूम की दीवारों के ऊपर, ठीक है ना. और उस दीवार पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं पूरी टीम के, फुटबॉल टीम के, ठीक है ना. और उन्हीं में से एक पोस्टर किसका है? डेनिकेसी का है. यही मेंशन है. Promise you will tell no one, Sophie said. Nothing to tell is there. Promise Joff. Dad would murder me. Only if he thought it was true. Please, Joff. Christ. Sophie, you're still at school. Casey must have strings of girls. No, he doesn't. Right? तो अब अगर आपको पता चलेगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पर जो लास्ट वाला पैराग्राफ था उसमें ये भी बताया गया है कि डेनिकेसी के अंदर कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज है, तो उसको एम्फेसिस दिया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, राइट. नाउ लुक एट दिस. सोफी अपने भाई से बोलती है कि देखो कुछ भी हो जाए तुम ये सीक्रेट किसी को शेयर मत करना, ठीक है. और सोफी ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताऊंगी, लेकिन अगर तुम इस सीक्रेट को बचा करके रखते हो तो, और इस सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताते हो, ठीक है, अपने पापा को भी नहीं. उसका जो भाई है वो बिलीव नहीं करता उस चीज के ऊपर, लेकिन उसे सुनता है क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, राइट. लुक एट दिस. तो अब उसको बताती है कि कब उससे मिली, ठीक है. वो कहती है मैं थी जिसने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी उससे पूछ करके कि क्या तुम डेनिकेसी हो, ठीक है. तो अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सोफी कह रही है अपने भाई से कि प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे. तो वो बोलता है यहाँ पे कुछ ऐसा बताने वाला है भी नहीं. वो कहती है प्रॉमिस जॉब, डैड मुझे मार डालेंगे, क्योंकि सिर्फ वही है जो इस बात को सच मानता है. प्लीज जॉफ. क्राइस्ट. सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल.
कैसी must have string of girls. No, he doesn't. तो यहाँ पर वो बोलता है भगवान सोफी तुम अभी भी स्कूल में हो, है ना, और कैसी के पास बहुत सारी लड़कियां हैं. तो कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं है. कहता हाउ कुड यू नो दैट. ही ज्यूर्ड. ही टोल्ड मी दैट्स हाउ. कहता उसने मुझे बताया है भाई, इसलिए मुझे पता है. एंड इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, yes he did. He isn't like that. He's quiet. Not as quiet as all that apparently. It was nothing like that, Joff. It was me who spoke first. When I saw who it was, I said, excuse me, but aren't you Denny Gacy? And he looked sort of surprised and he said, yes, that's right. And I knew it must be him because he had the accent. Right? अब jeered का मतलब होता है tease someone, है ना. जैसे यहाँ पर वो उसका भाई बोल रहा है कि तुम अभी स्कूल में हो और तुम्हारे जैसी कितनी सारी लड़कियां होंगी, ठीक है ना, उसके पास तो लड़कियों का ढेर है. तो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है. राइट. तो उससे जॉब बोलता है कि तुम्हें कैसे पता ये. तो कहता है कि उसने मुझे बताया इसलिए मुझे ये पता है. और अगर कोई लड़की इस तरह का कुछ बताए तो यस ही डिड. वो इस तरह का नहीं है, वो शांत है. एज क्वाइट एज ऑल दैट apparently. It was nothing like that, Joff. It was me who spoke first. तो वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं थी जिसने पहले बोला, है ना. मतलब वो ये बताने के लिए चाह रही है कि बहुत सारी लड़कियां थी, सारी लड़कियां उससे बात नहीं करने गई, मैं थी जिसने पहले उससे बात करी. राइट. जब मैंने देखा कि वो कौन है, मैंने बोला एक्सक्यूज मी, क्या तुम डेनी गेसी हो. तो वो थोड़ा सा सरप्राइज दिखा. उसने कहा हाँ तुम सही हो. और मुझे पता था कि ये वही है क्योंकि उसका एक्सेंट वो था. राइट. तो वो बता रही है यहाँ पर, कंफर्म कर रही है कि देखो मेरे को तो उसके एक्सेंट से पता चला कि ये डेनी कैसी ही है. राइट. तो वो अपने, क्योंकि वो उसका भाई जो है ना उसकी बातों को बिलीव नहीं कर रहा है, इस वजह से वो अपनी बातों को बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर रही है कि नहीं मैं डेनी कैसी से मिली हूँ, बहुत सारी लड़कियां होंगी स्कूल में, लेकिन मैं उससे मिली क्योंकि मैंने उससे पहले बात करी थी, मैं उससे पहचान पाई. Right? And you know, like when they interviewed him on the television, so I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any paper or a pen. कहती है तुम्हें पता है जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो मैंने उससे बोला कि हमें ऑटोग्राफ दे दो फॉर लिटिल डेरेक, लेकिन नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन. तो ना ही मेरे पास और ना ही डेरेक के पास पेपर था ना पेन था, ना ही मेरे पास और ना ही उसके पास. सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट. तो हम लोगों ने सिर्फ बात करी अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो, रॉयस विंडो के कपड़ों के बारे में. ही सीम्ड लोनली, वो अकेला दिख रहा था. आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड. मतलब यहाँ से आयरलैंड का रास्ता बहुत लंबा है. एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और जैसे कि वो जा रहा था, ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन. वो कहता है कि हाँ अगर मैं तुमसे मिलता हूँ दोबारा तो मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ जरूर दूंगा. आई सेड आई वुड. तो मैंने कहा हाँ मैं जरूर मिलूंगी. एंड इफ ही वुड एवर शो अप यू डू बिलीव मी नाउ, डोंट यू. ठीक है. और अब कभी अगर वो दिख गया तो तुम मुझ पे भरोसा करोगे या नहीं करोगे. राइट. तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा पैराग्राफ कि उसने ऑटोग्राफ की मांग करी है डेरेक के लिए, लेकिन दोनों के पास ही पेन पेपर नहीं था. इस वजह से उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसे नेक्स्ट मुलाकात में ऑटोग्राफ देगा. राइट. और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि उसके भाई को बिलीव नहीं हो रहा है, उसको डाउट है बेबी. राइट. क्योंकि जो भी वो कह रही है वो सच नहीं हो सकता, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ही ड्रैग्ड हिज जैकेट. वो बोल रहा है यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू. तो अब तो तुम मुझ पे भरोसा करते हो या नहीं, इसलिए वो पूछ रही है क्योंकि उसको पता है कि भाई को भरोसा नहीं हो रहा है. तो वो अपनी जैकेट उठाता है विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस. शाइनी होती है लेकिन उसका कोई शेप नहीं होता. फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के बैक से उठाता है उसे. एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और अपने हाथ उस जैकेट में डाल लेता है. शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, wished he cared more about clothes. He was tall with a strong dark face, handsome she thought. वो कहती है
मतलब उसका ये मानना है, उसका ये सोचना है कि अगर मेरा भाई थोड़ा अपने आप को और अच्छे से रखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट? तो जब उसका भाई अपनी जैकेट उठा करके निकल रहा होता है तो सोफी बहुत हैरान होती है कि उसका भाई अपना ख्याल क्यों नहीं करता, अपने लुक्स का ख्याल क्यों नहीं करता, राइट? उसका डार्क फेस है लेकिन वो हैंडसम है और स्ट्रॉन्ग भी है ना? इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड। अनलाइकलीस्ट थिंग मतलब अनएक्सपेक्टेड, राइट? तो उसका भाई उसको बिल्कुल भी यकीन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो मुझे बता रही हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। और मीनवाइल तभी सोफी के दिमाग में सारे थॉट्स चल रहे हैं कि भाई अच्छे से क्यों नहीं बन के जाता। On Saturday, they made their weekly pilgrimage to watch United. Sophie and her father and little Derek went down near the goal. Geoff, as always, went with his mates higher up. United won 2-0 and Casey drove in the second goal. A blend of innocence and Irish genius. Going round the two big defenders on the edge of the penalty area with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards, Sophie glowed with pride. Afterwards, Geoff was ecstatic. Pilgrimage का मतलब होता है religious journey, mates का मतलब होता है friend, hesitant का मतलब होता है undecided, और ecstatic का मतलब होता है full of excitement, right? तो सैटरडे को जो सोफी है अपने पापा के साथ और अपने दोनों भाइयों के साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए गई है अपने फेवरेट टीम का, यूनाइटेड टीम, है ना? और इट वाज अ रेगुलर थिंग फॉर देम बिकॉज दे वर ऑल ह्यूज फैंस ऑफ फुटबॉल। बहुत बड़े फैन होते हैं वो। सोफी, डेरेक और उसके पापा स्टेड नियर द गोल और जॉफ ऊपर बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ मैच देखने के लिए। टीम यूनाइटेड ने मैच जीत लिया। एक स्कोर था जो मेंशन किया गया है 2-0 का, मतलब 2-0 का। सेकंड गोल किसने मारा था? कैसी ने। और उसने इतने परफेक्शन के साथ गोल मारा था कि सब कोई बहुत खुश था, बहुत हैप्पी। और सोफी भी बहुत खुश थी, वो ग्लो कर रही थी, है ना? और जॉफ बहुत एक्साइटेड दिख रहा था क्योंकि भाई उनके फेवरेट प्लेयर ने गोल मारा था। I wish he was an Englishman, someone said on the bus. Ireland will win the World Cup, Lil Derek told his mother when Sophie brought him home. Her father was gone to the pub to celebrate. What's this you have been telling? Jancy said next week. About what? Your Geoff told Frank you met Denny Casey. This wasn't an acquisition, just Jancy being nosy, but Sophie was startled. Oh, that nosy का मतलब होता है curious, startled का मतलब होता है shock और frown का मतलब होता है angry, है ना? समझ में आ गया? तो सोफी के पापा जो हैं खुशी मनाने के लिए पब चले जाते हैं, ठीक है ना? और वो डेरेक को वापस घर ले आती है और डेरेक अपनी मम्मी को बताता है कि इस बार आयरलैंड ही वर्ल्ड कप जीतेगा क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छा मैच खेला है। ठीक है ना? समझ में आ गया इतना ना? सोफी पूछने आती है क्या हुआ? तो सोफी जब घर पहुंची है तो देयर वाज अ इंक्वायरी पर्सन that was at her home, Jancy, as to what she was telling everywhere. Jancy आते कहती है क्या ये तुमने सब जगह क्या फैला करके रखा हुआ है? Sophie surprisingly asked her the reason for asking her this question. सोफी कहती है भाई तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो, मैंने ऐसा क्या फैला दिया? तो फिर वो उसको बताती है कि तुमने अपने भाई को, जॉफ को, क्या बता करके रखा हुआ है, क्योंकि जानसी के भाई ने उसको बताया होता है और जानसी के भाई को जॉफ ने बताया होता है, सोफी के भाई ने। तो फ्रैंक को जॉफ ने बताया होता है कि सोफी की मुलाकात जो है वो डेनी केसी से हुई है। अब सोफी गुस्सा हो जाती है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, राइट? थोड़ी सी हैरान भी है वो और वो थोड़ी सी गुस्से में भी है कि भाई ये तो क्या हो गया, मेरा सीक्रेट बता दिया उसने। तो वही लिखा हुआ है जानसी फ्राउन सेंसिंग शी वाज कवरिंग इज दैट वेल यस आई डिड यू नेवर डिड जानसी एक्सक्लेम्ड। Sophie glared at the ground. Damn that Geoff. This was a Geoff thing, not a Jancy thing. It was meant to be something special just between them, something secret. It wasn't a Jancy kind of thing at all. Tell Goki, Jancy, something like that, and the whole neighborhood would get to know it.
Get this. Damn, the Joff was nothing sacred. It's a secret meant to be. Frown का मतलब होता है angry, glared का मतलब होता है stare angrily, और gawky का मतलब होता है graceless. ठीक है? अब जब सोफी को पता चलता है कि जैंसी को ये बात वाया वाया पता चल गई है, क्योंकि सोफी के भाई ने ये बात जैंसी के भाई को बता दी थी और जैंसी के भाई ने जैंसी को, ठीक है ना? तो सोफी गुस्सा हो जाती और कहती है उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसका भाई उसका सबसे बड़ा सीक्रेट डिस्क्लोज कर देगा। वो बहुत ही ज्यादा वरीड थी, पैनिक थी, क्योंकि जैंसी की एक आदत है कि वो सीक्रेट्स चारों तरफ फैला देती है, मतलब चुगलखोर आंटी टाइप्स है वो, है ना? और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, है ना? तो सोफी गुस्सा होती है कि यार व्हाई इज इट सो, क्यों किया ऐसे उसने, जॉफ ने, ठीक है ना? और सोफी एक्सप्लेन करती है जैंसी को कि वो एक सीक्रेट था, ठीक है ना, और वो उसे किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, अदरवाइज जितने भी लोग हैं उसके घर के बाहर लाइन लगा करके खड़े हो जाएंगे और उसके पापा इस बात के लिए उसको मार देंगे। जैंसी बहुत हैरान होती है इस बात को लेकर के कि भैया कौन सी बातें बना रही है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे पापा तो खुश होंगे ये सुन करके, राइट? तो आप यहां पर देखो, पूरा सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, मतलब बहुत गुस्से से जमीन पर देखती है और कहती है चौफ हद है, ये क्या किया तुमने? ये जॉफ को बताने वाली चीज थी, जैंसी को बताने वाली चीज नहीं थी। ये बहुत स्पेशल चीज थी जो उनके बीच में रहनी चाहिए थी, ये सीक्रेट था, ठीक है ना? ये जैंसी की टाइप की चीज है ही नहीं। और अब ये ग्रेसलेस जैंसी पूरे नेबरहुड में ये बात फैला देगी। जॉफ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, ये सीक्रेट था जो कि उन दोनों के बीच में रहा था। I'll keep a secret, Soph, you know that. I wasn't going to tell anyone. There will be a right old row if my dad gets to hear about it. Jancy blinked a row. I would have thought he would be chuffed as anything. She realized then that Jancy didn't know about the date bit. Joff hadn't told about that. She breathed more easily, so Joff hadn't let her down after all. He believed in her after all. After all, some things might be secret. It was just a little thing, really. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or a pen, so it was no good. How much had Joff said? तो जॉफ ने उसको बताया तो था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं बताया था जिससे जैंसी का, सॉरी, सोफी का बिल्कुल भी ट्रस्ट उसके ऊपर से हट जाता, राइट? तो जब उसको ये पता चलता है कि जैंसी जो है हर एक चीज के बारे में अवेयर नहीं है, तो वो थोड़ा खुश हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, राइट? समझ में आया? तो जैंसी थोड़ी सी सरप्राइज है इस चीज को सुन करके कि वो कहती है कि वो सोचती है कि उसके पापा बहुत खुश होंगे ये सुन करके, लेकिन सोफी कहती है कि इट वाज नॉट सो एंड द कॉन्टिन्यूअस नॉइज ऑफ नेबर्स कुड डिस्टर्ब हर मदर्स टू। वो कहती है कि पापा तो बहुत खुश होंगे ये सब चीजें सुन करके, लेकिन वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, मम्मी भी सोचो कितना डिस्टर्ब हो जाएंगी, इतनी सारी पड़ोसियों की आवाज आएगी तो, है ना? फिर उसको पता चलता है कि जैंसी उतनी अवेयर नहीं है हर एक चीज के बारे में जितना उसने अपने भाई को बताया है। तो वो थोड़ी खुश हो जाती है और उसको ये लगता है कि उसके भाई ने चलो कुछ तो सीक्रेट बचा करके उसका रखा है। तो फिर वो जैंसी को बताती है कि वो हाँ उससे मिली थी और उसने उससे ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन दोनों के पास पेन पेपर नहीं था, है ना? तो इस वजह से वो ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। हाँ, लेकिन वो जैंसी को बोलती है कि उसके डैड उस पर बिलीव नहीं करते। जैंसी प्रॉमिस करती है कि वो उसका सीक्रेट थोड़ा सा बचा करके रखेगी, राइट? नाउ लुक एट दिस। तो क्योंकि सोफी खुश है कि यार चल ठीक है, इतना कुछ नहीं बताया डेनी कैसी के बारे में जॉफ ने उसको। जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर, ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, you know what a misery he is, but the last thing I need is queues of people around our house asking him, what's all this about Denny Casey? He would murder me, and you know how my mums get when there is a row. तो वही जो मैंने आपको बताया ना कि वो बोलती है I wish I would be there, काश मैं वहां पर होती,
ठीक है ना। तो यहाँ पर सोफी बोल रही है कि मेरे पापा इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे घर के बाहर लाइनें लग जाएंगी, ठीक है ना। और फिर सबसे बड़ी चीज़, डेनी को कैसा लगेगा, वो तो मुझे मार ही डालेगा। और मेरी मम्मी को कितना फ्रस्ट्रेशन होगा बाहर से जब आवाज़ आ रही होगी। जैंसी सेड हश, यू कैन ट्रस्ट मी सॉफ, यू नो दैट। तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आफ्टर डार्क शी वॉकड बाय द कैनाल along a sheltered path, lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. कैनाल का मतलब होता है waterway, wharf का मतलब होता है dock, muffled का मतलब होता है messed up, right? Now, it was a place she had often played in when she was a child. There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometime came. She sat down to wait. It was the perfect place. She had always thought so for a meeting of this kind. For those who wished not to be observed, she knew he would approve. Solitary elm का मतलब होता है single tree, है ना। और elapsed का मतलब होता है pass or go by. So if you understand this, अगर आपको इसको समझोगे, after it was dark, here I sit, she said to herself. यहाँ मैं बैठूंगी. विशिंग डेनी वुड कम, वो ये सोचती है कि यहीं पर ही डेनी कैसी आएगा. सोफी वेंट थ्रू अ शेल्टर्ड पाथ अलोंग अ वाटरवे. वाटरवे का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है ना, कैनाल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है ना. सो अब आप ध्यान से सुनना. वो कहती है मैं यहाँ बैठूंगी, वो खुद से कहती है. उसको लगता है कि डेनी कैसी आएगा, है ना. और वो ये सेंस कर पा रही होती है कि टाइम जा रहा है, राइट. अब उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, लेकिन आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज नो साइन ऑफ हिम. तो वो उधर इधर उधर सर्च करती रहती है और वो ढूंढती है कि काश वो आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन उसका कोई आने का निशान उसको नहीं दिख रहा होता है. सो वही लिखा हुआ है, आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनाल. जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, वो वाटरवे के किनारे से निकलती है. अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ, एक ऐसा पाथ होता है जो ढका हुआ होता है. लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ लैम्प्स फ्रॉम द वॉर्फ अक्रॉस. वॉर्फ का मतलब होता है डॉक्स. तो डॉक्स पे जो जो लैम्प लगे होते हैं, उनसे हल्की बुल्की जो रोशनी आ रही होती है, उससे थोड़ी सी रास्ता विजिबल होती है. एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टिंक्ट. और जो अनसीजिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस, चीज का मतलब होता है रुकना, तो जो चलते रहते हैं. तो जो सिटी के ड्रोन्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ही मेस्ड अप हो रखा है सब कुछ, है ना. एंड इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. वो ये भी बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पर जब वो छोटी थी वो अक्सर खेला करती थी. वहाँ पर एक वुडन बेंच है, ठीक है ना, और एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे ही बेंच लगी हुई है जहाँ पर लवर्स अक्सर मिलते हैं. वो वहाँ पर बैठी और वहाँ पर उसने वेट किया. वो परफेक्ट प्लेस थी. उसने हमेशा यही सोचा था कि अगर वो कभी किसी बहुत स्पेशल पर्सन से मिलेगी तो वो यहीं मिलेगी. फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा उसको. और उसको ये भी लगता था कि वो अप्रूव भी कर देगा डेनी कैसी इस चीज को. सो फॉर सम वाइल वेटिंग, उसने कुछ देर इंतजार किया. शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, वो इमेजिन करती है कि वो आ रहा है. शी वॉच्ड अलोंग द कैनाल, वो पूरा वाटरवे देखती है ना. सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, इमेजिन करती है कि वो आ रहा है शेडो से निकलता हुआ. इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, बीच बीच में उसको खुशी हो रही होती है कि हाँ हाँ वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है. नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड. इलैप्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जब तक कुछ समय निकल नहीं जाता तब तक वो ये सब सोचती रहती है. डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग. अब जैसे जैसे समय गुजर रहा होता है वैसे वैसे उसको ये फील होने लगता है कि डेनी कैसी अब नहीं आएगा, ठीक है ना. हियर आई सेड, शी सेड टू हरसेल्फ, लुक एट दिस, कैन यू सी. अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ये चीज. तो जब डार्क हो जाता है, ठीक है ना, सोफी एक शेल्टर्ड पाथ के थ्रू वाटरवे के पास से निकल रही होती है, बहुत दूर, नॉइजी सिटी से बहुत दूर, है ना. वो यहाँ पे बचपन में खेला करती थी. वो एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बेंच लगी हुई है जो सॉलिटरी पेड़ है, वहाँ पर बैठ जाती है, ठीक है ना. ये बहुत परफेक्ट प्लेस होती है उसके हिसाब से लवर्स के मिलने के लिए, है ना. और वो वहाँ पर इंतजार करती है डेनी कैसी के आने का. वो इमेजिनेशन में खोई हुई होती है, उसको लगता है कि डेनी कैसी आ रहा है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि डेनी कैसी नहीं आया, ठीक है. तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होते हैं. Here I said, she said to herself, wishing Denny would come.
wishing he would come and sensing the time passing. I feel the pangs of doubt stirring inside me. I have watched for him, but still there is no sign of him. दैट मीन्स बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होते हैं, वो इंतजार करती है डैनी कैसी का कि वो आएगा, उससे मिलेगा करके, लेकिन उसके अंदर ही अंदर पेन भी एक उसको फील हो रहा होता है, क्योंकि उसे ये रियलाइजेशन हो रहा होता है धीरे धीरे कि वो नहीं आएगा, है ना। और अगर वो नहीं आया तो उसकी बात झूठी हो जाएगी, है ना, और लोग उसकी बात का विश्वास भी नहीं करेंगे. आई रिमेंबर जॉब सेइंग ही वुड नेवर कम and how none of them believed me when I told them. I wondered, what will I do? What can I tell them now if he doesn't come? But we know how it was, Denny and me. That's the main thing. How can you help what people choose to believe? But all the same, it makes me despondent, this knowing I'll never be able to show them they are wrong to doubt me. Pangs का मतलब होता है शार्प पेन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि अंदर से उसको बहुत पेन फील हो रहा होता है क्योंकि डेनी कैसी आता ही नहीं है. डिस्पॉन्डेंट का मतलब है डिसहार्टेंड और रेजिग्नेशन का मतलब है डिपार्चर और लिविंग जो आपको आगे मिलेगा, राइट. तो जब बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होते हैं तो उसे ये रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई अब नहीं आने वाला डेनी कैसी, है ना. और इसी के साथ साथ उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स भी चल रहे होते हैं जो उसको अंदर ही अंदर पेन फील करवा रहे होते हैं, है ना. वो सोचती है कि पीपल, उसका लोग बिलीव नहीं करेंगे उसकी कहानी का. अगर डेनी आया तो वो उसको बताएगी कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, है ना. और वो ये भी सोचती है कि इतना इजी नहीं है हर किसी को यकीन दिलवाना कि वो जो कह रही है वो सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में, ठीक है ना, अलग अलग थॉट्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात पर विश्वास कर लें, ठीक है ना. और बहुत सारे ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होते हैं और उसको फील होता है कि बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत अंदर ही अंदर खा रही होती हैं, दुखी फील करवा रही होती हैं. शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर. तो अब वो इंतजार कर रही होती है, बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर हो रहे होते हैं. रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, है ना. रेजिग्नेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग. तो रेजिग्नेशन मतलब लीविंग. अब उसको लगता है कि बहुत देर हो गई है, उससे जाना चाहिए. नाउ आई हैव बिकम सैड, शी थॉट. उसको लगता है कि अब वो दुखी हो गई है. एंड इट इज़ हार्ड बर्डन टू कैरी. कह रही है वो बोझ कैसे लेकर के जाएगी, ये दुख है उसके अंदर. सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ विल आई हैव टू लिव विद दिस बर्डन. तो वो सोच रही है यहाँ पे बैठना, इंतज़ार करना और वो नहीं आएगा, है ना. मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ कि मैं इस बर्डन, इस बोझ के साथ कैसे रह पाऊंगी. दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो लोग मुझ पे शक करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, वो हमेशा मेरे ऊपर शक करते हैं. बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज. लेकिन मुझे अपने आप को संभालना होगा कि सब कुछ कैसा था. ऑलरेडी आई एनविसैज मतलब प्रिडिक्ट द स्लो वॉक होम एंड जॉफ डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम. तो उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है कि जॉफ कितना डिसअपॉइंटेड होगा, कैसे वो घर जाएगी. तो आप समझ सकते हो कि उसके दिमाग में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत ही परेशान कर देने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गई है ना. उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है ये सह पाना, ये एक बर्डन है कि डेनी कैसे उससे मिलने नहीं आएगा. उसने उसका इतनी देर तक इंतजार किया और उसको पता है कि वो कभी नहीं आएगा, है ना. वो बहुत ज़्यादा वरीड भी है कि वो कैसे लोगों को फेस करेगी. लोग जो उस पर शक करते थे, जिन्होंने उसका कभी बिलीव नहीं किया, वो उनको क्या बताएगी. वो ये भी सोचती है कि कितना मुश्किल होगा ना जॉफ को फेस कर पाना, वो भी मेरा यकीन नहीं करेगा, वो कितना डिसअपॉइंटेड हो जाएगा कि मेरी बात तो सच निकली नहीं. He didn't come that Denny. And then he'll fly out and slam the door. But we know how it was. I shall tell myself Denny and me. It's hard thing. The sadness. She climbed the crumbling steps to the street outside the pub. She passed her father's bicycle, propped against the wall, and was glad he would not be there when she got home. Excuse me, but aren't you Denny Gessie coming through the arcade? She pictured him again outside Royce. He turns, reddening slightly. Yes, that's right. That's right. That's right. तो आप समझ सकते हो क्या हो रहा है. शी वॉज वर्रिड कि वो लोगों को क्या बोलेगी, जॉफ कितना डिसअपॉइंटेड होगा, है ना, कि डेनी उससे मिलने के लिए आया ही नहीं. तो इस वजह से वो बहुत दुखी हो गई है अभी. और जब वो वापस घर जा रही है तो उसको अपने पापा की बाइसिकल दिखाई देती है फ्रंट पे पब के. और वो खुश है कि उसे अपने पापा को फेस नहीं करना पड़ेगा कि वो देर घर क्यों आई है, राइट. जब सोफी अपने घर वापस जा रही होती है तो वो रॉयस बुटीक के
तरफ से होके निकलती है। फिर वो इमेजिन करती है डेनी कैसी को, और फिर वो कोशिश करती है बात करने की डेनी कैसी से। उससे ये पूछती है कि तुम डेनी कैसी हो, और उससे फिर ऑटोग्राफ की बात भी करती है, राइट। और उसको देख करके वो ना बहुत रेड रेड हो जाती है। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं तुम्हें हर हफ्ते देखती हूँ। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, अपने भाई और अपने डैड के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हमारा मानना है कि तुम बहुत अच्छे हो। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, ओह ये तो बहुत अच्छा है। आई वॉन्डर वुड यू माइंड सिंगिंग इन साइनिंग इन ऑटोग्राफ। वो कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक ऑटोग्राफ साइन करोगे। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, हिज नोज इज फ्रिकल्ड and turns upward slightly, and when he smiles he does so shyly, exposing teeth with gaps between. His eyes are green, and when he looks straight at you they seems shimmer. Can you see क्या चल रहा है यहाँ पर? तो जब वो ऑटोग्राफ मांगती है, उन दोनों को रियलाइज होता है कि फिर से उनके पास पेन और पेपर नहीं है। फिर वो दुखी हो जाती है अपने ब्रदर्स के लिए, और जब कैसी चला जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो बता रही है शी केप्ट स्टैंडिंग देयर थिंकिंग ऑफ हिज स्वीट वॉइस, ग्रीन आईज, इनोसेंस और जीनियसेस। तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि उसकी नोज कितनी फ्रेकल्ड है, मतलब पेल ब्राउन कलर की है, ठीक है ना, और वो थोड़ा सा स्लाइटली अपवर्ड है, और जब वो स्माइल करता है तो बहुत शाय होकर के स्माइल करता है। उसके दांत दिखते हैं, दांतों के बीच में गैप है, उसकी आंखें ग्रीन है ना, और जब वो स्ट्रेट देखता है एट यू दे सीम टू शिमर। शिमर का मतलब होता है बिट शाइनिंग। नाउ दे सीम जेंटल, ऑलमोस्ट अफ्रेड, लाइक अ गैजल्स, एंड यू लुक अवे। You let his eyes run over you a little, and then you come back to find them slightly breathless. And he says, I don't seem to have a pen at all. You realize you haven't either. My brothers will be very sorry, you say. So as I told you कि यहाँ पर वो उससे बोलती है कि मुझे एक ऑटोग्राफ मिलेगा, तो यहाँ पर वो उसको बोलता है कि हम दोनों के पास ही पेपर पेन नहीं है, तो ऑटोग्राफ कैसे मिल सकता है ना। तो उसको अपने भाइयों के लिए थोड़ा सा दुख होता है, और जब कैसी चला जाता है वो वहीं खड़ी रहती है। और मैंने आपको बताया था कि वो सोच रही होती है कि उसकी वॉइस कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी इनोसेंस कैसी है, उसकी जीनियसेस कैसी हैं, ठीक है। फिर वो इमेजिन करती है कि शी टुक हर टू द फुटबॉल मैच शी हैड वॉच्ड विद हर फैमिली। मतलब वो इमेजिनेशन में ये सारी चीज़ें सोच रही है कि किस तरीके से वो उसको दिखती है अपने भाई और अपने पापा के साथ, है ना। वो इमेजिन करती है डेनी केसी को कि वो गोल मार रहा है बहुत ही हीरोइक वे में, ठीक है ना। फिर वो एक एक्सप्लोजन फील करती है ऑन द फुटबॉल ग्राउंड। शी फेल्ट सो ओवरजॉयड एज वेल with the winning of the United team and with the heroic performance of Denny Casey as a hero. So यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एंड तक आते आते she still is imagining that things are now changed and there's nothing like that which she was thinking of. And afterward you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft melodious voice, the shimmer of green eyes, no taller than you, no bolder than you, the prodigy, the innocent genius, the great Denny Casey. And she saw it all again. Last Saturday saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of the sound as he struck it crisply into the goal, the sudden thunderness eruption of exultant. So वो सब कुछ इमेजिन कर रही होती है, वही फुटबॉल मैच है ना, वही हालात, वही सेम इमेजिनेशन, वही सब कुछ। तो वो सब कुछ इमेजिन कर रही होती है, और फिर यहाँ पर जो स्टोरी है इट कम्स टू समहाउ एट द एंड, जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि जो एक इमेजिनेटिव चाइल्ड होता है जो डे ड्रीमिंग करता है, उसकी डे ड्रीमिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसके साथ ही चैप्टर ज़रूर ख़त्म हो जाता है। सो कई बार हम हमारे डे ड्रीमिंग में इतना डूब जाते हैं कि कई बार हम दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन देयर इज़ अ नेसेसिटी कि हमें उससे बाहर निकलना चाहिए, अदरवाइज हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट ये जो चैप्टर है आपका वो ख़त्म हो जाता है। बट लेट मी जस्ट क्लियर यू कि इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। बट आप सभी लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों ने अड्डा 24/7 की ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। अड्डा 24/7 की ऐप पर आपको सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वो पीडीएफ्स एंड कंटेंट। एट लास्ट अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है
जो CUET की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, तो वो अड्डा की ऐप पर जा सकता है और अड्डा की ऐप पर जा करके अपनी प्रेपरेशन कर सकता है फॉर CUET। आप ऑल कोर्सेज में जा सकते हो। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाओगे आपको UG PG एग्जाम्स में जाना है। आप UG एग्जाम्स में जाएंगे, आपको साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स मिल जाएगा। दिस इज़ द बैच जिसमें लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में डाउट सेशंस और काउंसलिंग सेशंस भी मिल जाएंगे। इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट मिल जाता है ना। एंड दिस कॉस्ट 9,959 रुपीज़ बाय यूजिंग द कोड Y484। सो प्रिपेयर योरसेल्फ द बेस्ट। इसमें आपको ई बुक्स और मॉक टेस्ट भी साथ में मिलेंगे। थैंक यू।